हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण। तो सबसे पहले देखते हैं हम भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा या कहीं प्राचीनतम समृद्ध भाषा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से विश्व की समस्त भाषाओं के व्याकरण या कहीं विश्व की समस्त भाषाओं के वर्गीकरण में संस्कृत भाषा का मुख्य स्थान है। इसमें ज्ञान विज्ञान, आध्यात्म, ज्योतिष, काव्यशास्त्र आदि पर आश्रित विशाल साहित्य उपलब्ध होता है। इतना समृद्ध साहित्य किसी भी दूसरी प्राचीन भाषा में नहीं है। इससे जगत की अन्य भाषाएं प्रभावित हो रही हैं और इसका शब्द भंडार विशाल एवं नवीन शब्द निर्माण की क्षमता से परिपूर्ण है। भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं, ऐसा ही माना जाता है। इसी कारण इसे भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। यद्यपि संस्कृत भाषा आज जनसाधारण में प्रचलित है लेकिन थोड़ी कम है, तथापि विशेष रूप से प्रचलित नहीं है क्योंकि पाश्चात्य भाषाओं का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तथापि साहित्यिक अभिव्यक्ति एवं ज्ञान भंडार की समृद्धि की दृष्टि से ये प्राचीन भाषा, कहें ये समृद्धि की दृष्टि से प्राचीन काल से लेकर आज तक एक सम्मानित एवं महत्वपूर्ण पद पर आसीन है। संस्कृत भाषा के अध्ययन में कुशल होने के लिए संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना परम आवश्यक है। शुद्ध भाषा का वाचन या निर्माण व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही संभव होता है। इसलिए संस्कृत भाषा के शिक्षार्थियों के लिए संस्कृत व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं संस्कृत भाषा के व्याकरण में एक जटिल मौखिक प्रणाली है, समृद्ध भाषा है और ज़्यादा गिरावट नहीं है। नाम मात्र की थोड़ा बहुत अगर हमें लगता है कठिनता तो थोड़ी बहुत ही है और यौगिक संज्ञाओं का व्यापक उपयोग हुआ है। इसका अध्ययन और बाद की वैदिक काल लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण शास्त्रियों द्वारा संहिताबद्ध किया गया था, जिसका समापन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पाणिनियन व्याकरण में हुआ है। संस्कृत व्याकरणिक परंपरा, व्याकरण और 6 वेदांग। वेदों के अंग अर्थात विषयों में से एक वैदिक भारत यानी कि वैदिक काल के अंत में शुरू हुआ और पाणिनि की अष्टाध्यायी में समाप्ति हुई। प्रोटो इंडो आर्यन भाषा का सबसे पुराना प्रमाणित रूप, जैसा कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत आर्यों के आगमन के साथ शुरू होने के बाद विकसित हुआ था, वैदिक कहलाता है। 1000 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक वैदिक काल के अंत में वैदिक जो है कहीं इसके लिए कि एक बड़े समूह को वेद में समंकित किया गया, जिसमें वैदिक धर्म के विहित आधार का गठन किया गया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पूरी तरह से मौखिक रूप से प्रसारित किया गया। अब हम देखेंगे पाणिनि के बाद। पाणिनि के लगभग 1 सदी बाद कात्यायन ने पाणिनियन सूत्रों पर वार्तिकों यानी कि व्याख्याओं की रचना की। पतंजलि, जो पाणिनि के 3 शताब्दियों के बाद जीवित रहे, ने महाभाष्य लिखा, जो अष्टाध्यायी और वर्तिका पर महान भाष्य था। इन 3 प्राचीन संस्कृत व्याकरण शास्त्रियों या व्याकरणियों के कारण इस व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। तो ये कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो ये तीनों के कारण जो त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। जयादित्य और वामन ने 600 ईस्वी में काणिक नामक एक भाष्य लिखा। पतंजलि के महाभाष्य पर कया की 12वीं शताब्दी ईस्वी की टिप्पणी ने भी व्याकरण के विकास पर बहुत प्रभाव डाला, लेकिन बौद्ध विद्वान धर्म कीर्ति का रूपावतार अधिक प्रभावशाली था, जिसने संस्कृत व्याकरण के सरलीकरण संस्करणों को लोकप्रिय बनाया। प्रारंभिक आधुनिक काल का सबसे प्रभावशाली कार्य भाऊजी दीक्षित या कहीं भट्टोजी दीक्षित 17वीं शताब्दी द्वारा सिद्धांत कौमुदी था और इनके शिष्य वरदराज ने मूल पाठ के 3 संक्षिप्त संस्करण लिखे, जिनका मध्य सिद्धांत कौमुदी, सारा सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिनमें से बाद वाला सबसे लोकप्रिय होता है। और वासुदेव दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी पर बाल मनोरमा नामक एक भाष्य लिखा। यूरोपीय व्याकरण संबंधी छात्रवृत्ति 18वीं शताब्दी में जीन फ्रांकोइस, पोंस और अन्य के साथ शुरू हुई और 19वीं शताब्दी के विद्वानों जैसे ऑटो वॉन, वॉर्ड लिंगक, विलियम डवाइट ह्यूटनी, जैकब वेकर नागेल और अन्य द्वारा विस्तृत प्रदर्शनों में समाप्त हुई थी। अब मुख्य बिंदुओं पर हम आ जाते हैं।
जो कि व्याकरण से संबंधित है। मानव विचारों की अभिव्यक्ति शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित करने के लिए भाषा विशेष का व्याकरण अध्ययन आवश्यक हो जाता है। संस्कृत भाषा व्याकरण के जो है व्याकरण का अध्ययन अध्यापन की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। बलरुचि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन माने हैं: रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। व्याकरण शिक्षण के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं। प्रथम मत, इस मत के समर्थक जो हैं औपचारिक संस्कृत व्याकरण शिक्षा पर अधिक बल देते हैं। वे मानते हैं इससे मानसिक अनुशासन प्राप्त होता है, सूत्रों के कंठस्थीकरण से स्मृति शक्ति और तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। द्वितीय मत है, इसके अनुसार व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, अपितु भाषा मौखिक विधि से अथवा संरचनात्मक या फिर संरचनात्मक उपागम से पढ़ना चाहिए, ताकि बार बार बोलने से, सुनने से, लिखने से तथा पढ़ने से स्वयं भाषा आ जाती है। ऐसा ये मानते हैं। व्याकरण अति दुर्लभ, नीरस, शुष्क विषय है, अतः इसके पाठन में से छात्र निरुत्साहित हो जाते हैं। ऐसा ये मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तृतीय मत है, ये समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, मध्यम मार्गी हैं। इनके मत में व्याकरण शिक्षण आवश्यक है, किंतु इसका शिक्षण रुचिकर रहना चाहिए। नियमों को रटने की अपेक्षा व्याकरण प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी उसमें सफलता मिलेगी। अब हम देखेंगे कि संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य 3 स्तरों पर भिन्न भिन्न है, पर सभी स्तरों के समान उद्देश्य इस प्रकार से हैं: छात्रों को संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्वों का परिचय कराना, विभिन्न धातु रूपों एवं शब्द रूपों का ज्ञान कराना, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता उत्पन्न करना, तर्क शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति उत्पन्न करना, शब्दकोश में वृद्धि करना, संस्कृत में रचना शक्ति का विकास करना, क्योंकि रचना शक्ति से निबंध, कविता, कहीं श्लोक आदि की रचना कर सकते हैं। भाषा के शुद्ध लेखन का एवं उच्चारण का अभ्यास करना, व्याकरण के नियमों एवं उनके प्रयोग का जो है ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में अर्थ ग्रहण की क्षमता उत्पन्न करना। नेक्स्ट देखेंगे हम पाठ्यवस्तु का चयन। व्याकरण को पढ़ाते समय छात्रों के लिए विषय वस्तु का चयन निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक आदि के आधार से करना चाहिए। इस प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का अनुकरण करते हुए मातृभाषा में छात्र जो पढ़ चुका है, अवगत हो चुका है, उसी को ही प्रारंभ में पढ़ाना चाहिए। पाठ्यवस्तु का क्रम इस प्रकार से कर सकते हैं: संस्कृत वर्णमाला, उच्चारण स्थान बताए जा सकते हैं, वर्गों का वर्गीकरण कर सकते हैं, संधि जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में डिटेल में उन्हें समझा सकते हैं, उनसे जो है वास्तव में इनकी प्रैक्टिकल रूप में करा सकते हैं। पाठ्यवस्तु का क्रम इस प्रकार से कर सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला, उच्चारण स्थान, वर्गों का वर्गीकरण करना, संधि बताई थी अभी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधियों को अलग अलग करना, नाम, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, लिंग, वचन, कारक, धातु रूप, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य रचना, अनुवाद आदि व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम देखेंगे व्याकरण शिक्षण की विधि। व्याकरण शिक्षण को रोचक, आकर्षक, सुग्राह्य करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली है प्राचीन विधि। व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि के अनेक रूप दिखाई देते हैं। वस्तुतः इस विधि में विषय वस्तु के कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। पाणिनि ने निगमन विधि पर बल दिया। महाभाष्य में भी इस विधि का दर्शन होते हैं, किंतु इसमें निगमन के लिए महत्व देकर आगमन की ओर गए। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में निगमन से आगमन पर बल दिया। 17वीं शताब्दी पर्यंत ये विधि पाठशाला, आश्रम, गुरुकुल, मठ तथा विद्यापीठ आदि में नियमित रूप से प्रचलित थी। उस समय बहुधा शिक्षण मौलिक रूप में होता था एवं स्मरण कार्य पर बल दिया जाता था। नेक्स्ट है सूत्र विधि। कंठस्थीकरण विधि ये व्याकरण की प्राचीनतम विधि है। इस विधि में सामान्य से विशेष की ओर जो है सूत्र का अनुकरण किया जाता है। ये विधि वर्तमान परिस्थितियों में सफल भी है। मनोवैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करते हैं कि इस विषय पर अधिकार जो है अधिस्मृति से ही आता है। मनोवैज्ञानिक इस कथन को स्वीकार करते हैं कि विषय को समझकर स्मरण करना चाहिए, तो उससे कोई हानि नहीं होती है। विषय पर अधिकार तो स्मरण से ही होता है, तो विषय को स्मरण करके समझें एवं समझकर स्मरण करें। दोनों में अंतर एक ही है कि एक विधि नीरस या दूसरी रुचिकर, इससे परिणाम पर विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है पारायण विधि। आचार्य पाणिनि के समय पारायण विधि प्रचलित थी। इस विधि में भी कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ आदि अनेक प्रकार से वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करने को पारायण कहते हैं। नियमानुसार पारायण कृत छात्र पारायणिक हो जाते हैं।
पारायण अनेक प्रकार से होता है। पाठ की कठिनता सरलता के अनुसार इनकी संख्या होती थी। पंचकाध्ययन यानी कि पाठ को 5 बार पढ़ना, पंचवार शब्दों को 5 बार कथन करना एवं पंचरूपम 5 बार पाठनम या पठनम। उच्चारण के समय अशुद्धि के अनुसार छात्रों की परीक्षा होती थी। इसमें भी ध्यान दिया जाता था कि एक अशुद्धि एकार्णिक, 2 अशुद्धि द्वयंतिक, त्रयंतिक आदि कहा जाता था। अब नेक्स्ट देखेंगे अर्थावोधन विधि। वाद विवाद विधि प्राचीन पद्धतियों में कंठस्थीकरण के साथ अवबोध पर भी बल देते हैं, यानी कि प्राचीन समय देते थे। यास्क ने निरुक्त में अर्थबोधन के लिए शब्दों का स्पष्टीकरण किया है। पतंजलि भी ज्ञान करके कंठस्थीकरण को स्वीकार करते हैं। और इसमें व्याख्या विधि है, व्याख्यान विधि। पाणिनि के सूत्रों पर कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की। उसने अष्टाध्यायी से प्रत्यक्त नियमों की भी पूर्ति की। कात्यायन के बाद पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। इन्होंने पाणिनि के सूत्रों की स्पष्ट व्याख्या की है। इनमें कुछ जो है प्रक्रियाएं स्वीकार की गई हैं: चर्चा, विग्रह, सूत्र पद आदि, उदाहरण, वाक्य, अध्याहार, प्रति उदाहरण आदि। नेक्स्ट है अव्याकृति विधि या भाषा ससर्ग विधि। इस विधि में व्याकरण की शिक्षा पृथक रूप से न देकर भाषा की शिक्षा के साथ नियमों के संकेत के बिना उनके शुद्ध प्रयोग को कहकर, पढ़ाकर, लिखाकर, सुनाकर अवगमन की योग्यता छात्रों में विकसित की जाती है। ये विधि इस मत का समर्थन करती है कि जैसे मातृभाषा का व्याकरण के ज्ञान के बिना विशुद्ध प्रयोग कर सकते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा का भी विशुद्ध प्रयोग सीख सकते हैं। इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर पर कर सकते हैं जब संस्कृत मौखिक विधि से सीखते हैं एवं पाठ्यपुस्तक सरल वाक्यों कहीं पाठ्यपुस्तक के माध्यम से सरल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। किंतु माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च स्तर पर व्याकरण के क्रमबद्ध औपचारिक ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उनमें छात्रों में भाषा के शुद्ध प्रयोग के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अन्वय व्यतिरेक विधि पतंजलि ने प्रकृति प्रत्यय के स्पष्ट ज्ञान के लिए इस विधि के प्रयोग पर बल दिया। अब देखेंगे हम आगमन विधि। इस विधि में उदाहरण प्रदर्शन से नियम की ओर जाते हैं। शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। पाणिनि ने इस विधि को आधार मानकर ही सूत्रों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया। निगमन विधि पतंजलि ने व्याकरण के लिए निगमन विधि को सर्वाधिक उपयुक्त माना है। इस दृष्टि से पूर्व में नियम प्रस्तुत करके उदाहरण प्रति उदाहरण दिया जाता है। आधुनिक विधियों में आती है पाठ्यपुस्तक विधि। इस विधि में व्याकरण के शिक्षण में पाठ्यपुस्तक में प्रदत्त व्याकरण संबंधी ज्ञान का स्मरण कराया जाता है। नेक्स्ट आती है सहयोग विधि या समवाय विधि। इस विधि में व्याकरण शिक्षा पृथक रूप से नहीं दी जाती है, अपितु गद्य पद्य रचना एवं कथा अनुवाद आदि के अध्ययन के समय व्याकरण का प्रासंगिक रूप से पाठन होता है। शिक्षक तत्संबंध नियम की व्याख्या करता है। नेक्स्ट विधि है आगमन निगमन विधि। ये मिलीजुली विधि है जो कि पहले बताई जा चुकी है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती है। ये प्राचीन काल में पाणिनि पतंजलि ने क्रमशः स्वीकार की है। वर्तमान समय में आगमन विधि निगमन विधि के साथ ही प्रयोग करके व्याकरण शिक्षण सुग्राह्य किया जाता है। इस विधि के 2 सोपान होते हैं, आगमन एवं निगमन, क्योंकि इसमें मिला जुला कर बता दिया गया है। आगमन में पहले उदाहरण प्रस्तुत करके नियम की ओर जाते हैं और तथा विविध प्रयोगों से उदाहरणों से नियम की पुष्टि की जाती है। ये वैज्ञानिक विधि है। शिक्षण क्रमबद्ध होता है। शिक्षा सरल, सरस एवं रुचिकर होता है। सूत्रों को रटने की अपेक्षा समझने पर बल दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।